Hello students, we are going to start a new topic, that is your linear equation in one variable. चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आपका लीनियर इक्वेशन। आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल का देखना है। तो देखो सबसे पहली बात आती है इसमें कि आपके वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, और ये लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है। पहले तो हम इस चीज को जानते हैं। तो देखो आपने दो चीज पढ़ी होंगी, पहला आपका वेरिएबल और दूसरा होता है बेटा आपका कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो ये होता है बेटा वेरिएबल and one is constant. What is variable? So variable से बेटा क्या होता है कि those values never change, जिसकी वैल्यू नहीं, सॉरी, those values change as according to the question. These are the variable जिसकी वैल्यू आपका क्या है कि वैल्यूज के इक्वेशन के हिसाब से या फिर वेरिएबल के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से क्या चेंज होती रहती है। एंड कांस्टेंट आर व्हिच वैल्यूज आर नॉट चेंज, ठीक है। इसमें होता है बेटा values not changed and there is variable that is value changed according to condition. Okay, now what's comes in the constant? अब जिसकी वैल्यू चेंज कभी नहीं होती वो सब क्या कांस्टेंट में आते हैं। तो कांस्टेंट में ऐसा क्या है जो आता है, वो होते हैं बेटा आपके जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जिसे हम नेचुरल नंबर और होल नंबर्स दोनों बोलते हैं, ठीक है। जितने भी आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये पूरा n, तो जितने भी ये होते हैं आपके, ये क्या है, ये सब कांस्टेंट है बेटा। इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, 1 है हमेशा 1 ही रहेगा, 2 है 2 ही रहेगा, ठीक है। नाउ वेरिएबल इज व्हाट? वेरिएबल्स में आते हैं बेटा आपका x y z, ठीक है, a b c p q r। मतलब अगर हम ये कहें कि a से लेके पूरा z तक तो कुछ गलत नहीं। जितना भी a से लेके z तक वैल्यूज होती हैं वो सब आपकी आती हैं वेरिएबल्स के अंदर, क्योंकि इसमें क्या है कि ये वैल्यूज हमेशा इक्वेशन के हिसाब से या क्वेश्चंस के हिसाब से क्या चेंज होती रहती हैं। जैसे मैंने बोला x + 2 = 0, तो अभी क्या है, x के सामने 1 लगा रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया x + 2 = 0, अभी क्या इसके सामने 1 है। लेकिन अब देखना कि x = अगर मैं इसको इधर पहुंचाऊंगा तो बेटा माइनस में हो जाएगा, -2। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही, -2, ठीक है। तो ये इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती, x और y z की वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती, ठीक है। चलो ये आप समझ गए कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब बेटा क्या होता है, जब चीजें थोड़ी आगे बढ़ती हैं तो हमने क्या पढ़ा, वेरिएबल और कांस्टेंट। हमेशा याद रखो इन दोनों को मिला के बनता है बेटा आपका एक टर्म, क्या बोलते हैं उसे, टर्म। अब इसमें क्या है, देखो एक वेरिएबल का ले लो और एक ले लो आप कांस्टेंट का। तो इसमें क्या है, देखो वेरिएबल का जैसे आपने x ले लिया, वेरिएबल का मैं मानता हूं चलो आपने x ले लिया, ठीक है। देखना ये टर्म कैसे बनेगा। तो वेरिएबल का लिया आपने x, ये ले लिया x, ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, एक कांस्टेंट और लगा दिया। मैंने देखो वेरिएबल का लिया x और इसमें एक कांस्टेंट और लगा दिया, जैसे 3 लगा दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो दोनों मिलके बने ना 3x, ये क्या बना बेटा 3x, और यही होता है आपका एक टर्म, सिर्फ सिंगल टर्म, जैसे हम बोलते हैं सिंगल टर्म, ठीक है। अब जैसे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो 3x + 2, इसमें कितने टर्म है बेटा, इसमें 2 टर्म है, ठीक है। अब जैसे 3x² + 2x + 3, इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म। ऐसे हम लोग टर्म देखते हैं। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। तो हमने क्या है, टर्म देख लिया। टर्म क्या होता है, वेरिएबल कांस्टेंट को मिला के एक टर्म बनता है। अब जब चीजें और थोड़ा आगे बढ़ती हैं तो जहां पे मेनी टर्म्स आ जाते हैं, मेनी टर्म्स जहां पे आ जाते हैं, ऐसे कई टर्म्स आ जाते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सप्रेशन।
ठीक है, बिल्कुल बेसिक चल रहा है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल आपके में आया है तो बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत होना, हर चीज में क्लियर करके चल रहा हूँ। तो कई टर्म्स मिलके क्या बनाते हैं आपका एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन क्या था, तो यही है बेटा, देखो एक्सप्रेशन 3x + 2, इसमें दो टर्म हो गए, मतलब एक टर्म से ज्यादा है ना, तो 3x + 2 ये क्या हो गया एक्सप्रेशन, ये भी एक आपका एक्सप्रेशन हो गया विद 3 टर्म्स। ठीक है, ये हो गया। तो एक्सप्रेशन का और मैं बता देता हूं, जैसे 2x + y + 3, ये भी आपका एक एक्सप्रेशन है, जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट आएंगे, वो क्या होगा आपका सिर्फ एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, चलो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक्सप्रेशन भी देख लिया, अब बात आती है हमारा, देखो हमने क्या है वेरिएबल देख लिया, अभी वन की बात नहीं आई है। ठीक है, अब हम करते हैं इक्वेशन की बात। तो एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में क्या अंतर है ये देखो। मैंने एक्सप्रेशन माना, चलो ये वाला 3x + 2 मैंने माना एक्सप्रेशन। अब ये इक्वेशन में कब चेंज होगा, ये बेटा इक्वेशन चेंज होगा जब हम इसके इक्वल्स टू लगा के कुछ भी वैल्यू इधर रख देंगे। मान लो मैंने 0 ही रख दिया, ठीक है, तो अब इसे क्या बोलेंगे हम, ये होगी बेटा आपकी इक्वेशन। ठीक है, अच्छा ये हो गई आपकी इक्वेशन। ऐसा नहीं है कि हम 0 ही रखते हैं, हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 3x + 4 = 2y - 2, ये भी रख सकते हैं। तो ये क्या है, ये भी आपकी क्या है इक्वेशन। हाँ, ये है आपकी पूरी इक्वेशन। ठीक है, तो एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में सिर्फ यही अंतर है, मतलब इक्वल्स टू के अगर आप उधर कर रहे हैं, इक्वल्स टू लगा के कुछ भी वैल्यू दे रहे हैं, तो हो गया आपका इक्वेशन। अब हम लोग सब समझ गए, यहाँ पे जितने भी टर्म्स थे वो हम समझ गए। अब बात आती है बेटा आपकी, देखो इक्वेशन भी हो गया, अब बात आती है लीनियर। तो देखो तीन चीजें होती हैं आपकी इसमें, तीन चीजें क्या होती हैं कि पहला तो होता है आपका लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, और तीसरा होता है आपका क्यूबिक। ये शायद आप लोग पढ़ भी चुके होंगे अब तक तो। इनमें डिफरेंस क्या होता है, तभी मैं लीनियर को समझाने के लिए बेटा ये दो चीजें और लिखी हैं, इससे अच्छे से समझ में आएगा। तो लीनियर में हमेशा याद रखना कि वेरिएबल की पावर बेटा, वेरिएबल की पावर जो होती है वो होती है हमेशा 1। ठीक है, वेरिएबल की पावर कितनी होती है 1। और क्वाड्रेटिक की अगर मैं बात करूं तो इसमें वेरिएबल की पावर होती है बेटा हमेशा 2। और अगर मैं क्यूबिक की बात करूं तो हियर इज वेरिएबल पावर इक्वल्स टू 3। तो ये डिफरेंस होता है। अब इसके क्या है, चलो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, एग्जांपल से ले लेते हैं। तो मैंने इसमें लिख दिया मान लो 5x + 2। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखना, चलो पहले से करता हूं। तो x की पावर यहां देखो कितनी है, यहां क्लियरली दिख रहा है बेटा कि जब पावर कुछ नहीं होती तो हम क्या लिख लेते हैं 1 लिखते हैं। ठीक है, तो x की पावर यहां कितनी है 1। जैसे 2x + 4 कर लो तो यहां पे x की पावर कितनी है 1, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2x की पावर 1 + 4। ठीक है, तो कुल मिला के कितना होगा, पावर 1 आ गई यहां से। अच्छा अब क्वाड्रेटिक में क्या है, क्वाड्रेटिक में जिसकी पावर 2 होती है, जैसे 3x² + 2x + 2, तो ये हो गया बेटा आपकी कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक मतलब जहां पे आपकी पावर 2 आ जाती है। अब आप कहोगे सर कि ये 2x यहां पे लिखने की जरूरत थी, लीनियर में लिख दिया। तो बेटा हमेशा याद रखना ये रूल होता है कि अगर आप क्वाड्रेटिक लिख रहे हैं, पावर 2 है तो आपको पावर 1 वाली भी लिखनी होगी और एक कांस्टेंट टर्म भी साथ लेके चलना होगा। ठीक है, तभी आपकी पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाएगी। अब हम क्यूबिक का अगर लेके चलेंगे तो उसमें पावर 3 आएगी, तो उसके साथ हमें क्वाड्रेटिक भी लिखनी पड़ेगी और उसके साथ हमें लीनियर भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, यही रूल होता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 3x² लगा के छोड़ देंगे आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि पूरी हमें इक्वेशन बनानी है। एक्सप्रेशन तो हमें क्या था, इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बेटा पूरे की बनती है, एक टर्म की नहीं बनती। ठीक है, तो यहाँ पर पावर कितनी आएगी बेटा आपकी 2। अब इसकी बात चलते हैं, तो अब इसमें क्या है, हमें वेरिएबल की पावर 3 होनी चाहिए,
मतलब जैसे 3x क्यूब, अब मैंने क्या बोला था क्वाड्रेटिक डिग्री नहीं पड़ेगी, मतलब इसमें आपको एक स्क्वायर का भी टर्म लेना पड़ेगा 2x स्क्वायर, फिर आपको लीनियर का भी लेना पड़ेगा प्लस 3x प्लस एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो ये होती है आपकी पूरी क्यूबिक इक्वेशन। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं, वो मेथड शायद आपके में क्वाड्रेटिक और क्यूबिक नहीं दिया है, सिर्फ लीनियर का दिया है, इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो ये वन भी हो गया है और आपका लीनियर भी हो गया, वन तो वही सिंगल होता है, ठीक है, और लीनियर भी हो गया आपका। तो ये था पूरा आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब चीजें हम क्या है थोड़ी आगे बढ़ाएंगे। तो आई थिंक ये आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए, सिंपल था लेकिन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग था। तो और चीजें आगे बढ़ाएंगे, अब लोग देखेंगे कि आखिर लीनियर इक्वेशन के जो मेथड्स है इसे कैसे सॉल्व किया जाता है उसे देखते हैं। ठीक है, आपके पास ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं है बेटा, सबसे अगर मैं बताऊं तो लीनियर इक्वेशन आपके में अभी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, आगे चल के आपके में टू वेरिएबल किसी भी टू वेरिएबल्स भी आते हैं, और सबसे सिंपल होता है बेटा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इस चीज को क्या है आप ढंग से पढ़ेंगे तभी आप टू वेरिएबल का कर पाओगे, क्योंकि आप जितना आप आगे बढ़ेंगे उतनी चीजें कितना कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं मेथड्स टू सॉल्व methods to solve linear equation in one variable। अच्छा, इसमें क्या होता है बेटा कि मैंने आपको एक्सप्रेशन भी बता दिया है, आपको इक्वेशंस भी बता दिया है कैसे सॉल्व होंगी, मतलब कैसे लिखी जाएगी। तो हम डायरेक्ट पढ़ते हैं कि इसके मेथड्स क्या हैं। तो सबसे पहले मेथड्स में क्या आता है, जब वेरिएबल आपका एक साइड दिया हो, मतलब इक्वल्स टू को उधर वेरिएबल ना दिया हो, उधर कोई भी कांस्टेंट दिया हो या जीरो दिया हो, कुछ भी दिया हो, लेकिन उधर कोई भी वेरिएबल्स ना दिया हो, कोई भी टर्म ना दिया हो, हम कह सकते हैं कि इक्वल्स टू उधर कोई भी टर्म नहीं दिया हो। जैसे जो सबसे पहला है आपका वो है आपका इक्वेशन ऑन वन साइड। ठीक है, तो इक्वेशन ऑन वन साइड का मतलब क्या है, जैसे मैंने लिख दिया 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये लिख दिया। तो अब बेटा क्या दिया, इक्वेशन ऑन वन साइड, वन साइड मतलब सिंगल साइड, एक ही साइड लेफ्ट साइड में, ठीक है, राइट हैंड साइड में नहीं दिया। जब मैं बोल रहा हूं इक्वेशन अगर से इक्वेशन ऑन बोथ साइड, तब आपको दोनों तरफ मुझे इक्वेशन देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक मेथड बता देता हूं, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस सब चीजों में, तो बेटा एक ही बार बताऊंगा फिर डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, बार बार नहीं बताऊंगा इस चीज को। ये है आपका इक्वल्स टू। ठीक है, अगर इधर प्लस है तो इक्वल्स टू इधर जाके हो जाएगा माइनस, इधर अगर माइनस है तो इक्वल्स टू इधर जाके हो जाएगा बेटा सॉरी प्लस। ठीक है, और इधर अगर मल्टीप्लाई है तो इधर हो जाएगा बेटा डिवाइड, और अगर इधर डिवाइड है तो इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये बात हमेशा याद रखना, बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं इसमें, मैंने कई बार देखा है बच्चों को पढ़ा देता है कि माइनस का डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई का माइनस कर देते हैं, प्लस का इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका एक एक क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस हैं, ये आगे चल के बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो अभी से आप अगर क्लियर करके नहीं चलोगे चीजों को तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी एक्चुअली। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमेशा याद रखो इसका एक रूल और होता है, वो रूल ये है कि वेरिएबल्स को एक साइड रख लेते हैं हम लोग और कांस्टेंट को दूसरी साइड पहुंचा देते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि वेरिएबल्स इक्वल्स टू के एक साइड रहेंगे और जो दूसरी साइड है उस साइड क्या रहेंगे, कांस्टेंट्स रहेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, देखो 3x इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला वेरिएबल्स एक साइड, तो इस साइड मैंने पूरे वेरिएबल्स कर लिए, चाहे ये एक ही उससे कोई मतलब नहीं, 50 होने तब भी हम एक ही साइड करेंगे, और 6 को क्या करेंगे इधर भेज देंगे, माइनस का 6 हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का, अब इधर जाके क्या होगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 से 3x -6 हो गया। अब बेटा देखो x क्या आएगा, ये भी क्या है मल्टीप्लाई में, 3x है तो ये मल्टीप्लाई में, और मैंने क्या बोला मल्टीप्लाई का हो जाता है डिवाइड,
तो यानी -6/3, ठीक है। तो 3 2 6 -2, सो x बेटा आपके आ गया -2। ये हो गया एक तरीका, ठीक है। अच्छा, इसका मैं एक तरीका आपको और बता सकता हूं, लेकिन 99% केसेस में आगे चल के भी बेटा यही तरीका यूज होता है, यही है यूनिवर्सल तरीका, और ये आसान भी है। वो क्या, जो मैं अब दूसरा तरीका बताऊंगा वो थोड़ा लेंथी भी पड़ता है और उससे ज्यादा खास कुछ मतलब नहीं रहता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जिसको बेटर लगे वो कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3x -6 = 12 लिख दिया, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया 12। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आप इस वाले मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इस -6 को इधर ले जाएंगे, फिर 12 + 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और x कितना आएगा, 3 6 18 6 आना चाहिए। चलो पहले हम इस वाले मेथड से सॉल्व कर लें, ठीक है। तो देखो 3x 6 को उधर ले जाओ, तो 12 + 6 = 18, so 3x 18, so x अब ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, 18/3 3 6 18, दैट इज x बेटा हो गया आपका 6, ठीक है। अब जो एक दूसरा तरीका है, ये तो पहला हो गया, अब जो दूसरा तरीका है उसको देखो। तो क्वेश्चन दिया है आपका 3x - 6 = 12। तो दूसरा तरीका देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखो, एक रूल होता है बेटा कि इक्वल्स टू के अगर आप इधर कोई चीज बढ़ा रहे हैं, जैसे इधर a दिया इधर b दिया, अगर आप इस तरफ चीज कोई बढ़ा रहे हैं या कोई घटा रहे हैं, तो वही सेम मेथड आपको इधर भी अपनाना होगा। जैसे मैंने इधर +1 लगाया, तो बेटा +1 इधर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को बैलेंस करने के लिए। दो बच्चे अगर एक को चॉकलेट दे देंगे तो दूसरा क्या मानेगा, बुरा मान जाएगा, इसीलिए दोनों को इक्वली देना पड़ेगा अगर आपको शांति चाहिए। तो यही करते हैं इसमें। तो अगर मैंने इधर +1 बढ़ाया तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, +1 बढ़ाना ही पड़ेगा, मतलब आपको दोनों तरफ वो काम करना है, एक तरफ नहीं कर सकते, यही रूल होता है, ठीक है। तो देखो ये 3x है -6 है, मैं क्या करता हूं कि इसे +6 कर देता हूं, इसे कर दिया +6 = 12 + 6। अब ये +6 क्यों किया, 6 ही क्यों किया, क्योंकि बेटा यहाँ जो 6 था इसको 0 बनाने के लिए हमने क्या किया, +6 किया। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि जो भी आपको यहाँ कांस्टेंट वैल्यू दी होगी उतना ही आपको ऐड कर देना है, अगर प्लस की दी होगी तो माइनस कर देना, ठीक है। तो देखो -6 और ये +6 से कट गया, 0 हो गया, तो 3x = 12 + 6 बेटा कितना हुआ, 18, 12 + 6 कितना हुआ बेटा आपका 18। अब क्या कर सकते हैं, अब इसमें एक चीज और हम कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, देखो पहले तो हमने क्या किया, एडिशन किया, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या किया कि मल्टीप्लाई में वैल्यू आ गई। अच्छा एक चीज और याद रखो इसमें कि अगर वैल्यू नेगेटिव में दी हो तो हम करते हैं पॉजिटिव, और अगर मल्टीप्लाई में दी हो तो हम करते हैं डिवाइड, और अगर डिवाइड में दी हो तो हम करते हैं मल्टीप्लाई, और अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव में दी हो तो नेगेटिव, और नेगेटिव का पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या दी है, मल्टीप्लाई में वैल्यू दी है, और यहाँ तो ये सिंगल है। जब ये मल्टीप्लाई में वैल्यू दी है तो अब क्या करेंगे, इसको भी मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, और इसको भी मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब 3 से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 3 था, हमेशा वैल्यूज ऐसे ही डिवाइड करो जो आपके पास में हो, ठीक है। यहाँ पे 6 था तो मैंने 6 को प्लस किया था, क्योंकि ये माइनस में था तो प्लस किया था। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इसीलिए मैं डिवाइड 3 से ही करूंगा, ठीक है। तो देखो 3 से तो बेटा ये कट गया, और 3 से ये कटेगा 6 टाइम, सो x = बेटा आपके आ गया 6। एक मेथड ये होता है, ठीक है। लेकिन जो बेस्ट मेथड होता है बेटा वो आपका यही माना जाता है, ये सिंपल भी है, और आगे चल के इसी को ही हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं लाइफ में। तो इक्वेशन ऑन वन साइड का बेटा आपका ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे, तो हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑन बोथ साइड। तो अब इसका आता है इक्वेशन ऑन बोथ साइड। जब इक्वेशन ऑन बोथ साइड आती है तो चीजें वही रहती हैं, कॉन्सेप्ट आपको वही लगाना है जो मैं पहले ही बता चुका हूं।
मतलब कांस्टेंट को अलग करना है और वेरिएबल्स को क्या करना है, अलग करना है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ बोथ साइड हम लोग कुछ भी ले लेते हैं। चलो 3x + 6 = 2x + 4, या फिर हम ले लेते हैं 2x + 12 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि मैंने बोला था कि वेरिएबल्स एक साइड और कांस्टेंट एक साइड, तो इसमें वेरिएबल्स देखो, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3x, अब इसको अगर इधर लाएंगे, बेटा ये प्लस का है, ठीक है, ये प्लस का आगे जब कोई साइन नहीं दिया होता तो चीजें होती है प्लस की, तो इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, -2x = ये 12 है पहले से, ये इधर जाएगा, कांस्टेंट है, वेरिएबल को अलग कर रहे हैं, कांस्टेंट को अलग कर रहे हैं, तो 6 किधर आ गया, -6, 3x - 2x यानी x = 12 - 6 यानी 6, तो x = आ गया आपका 6। ठीक है, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कुछ भी मैं लिख देता हूं, कुछ भी। ठीक है, मैं लिख दिया 5x + 10 = मैं लिख दिया यहां पर 7x + 2, ये लिख दिया। अब देखते हैं कैसे आता है। मैडम आपका आंसर प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, और p/q की फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। तो ये देखो 5x का, ये इधर आएगा तो माइनस का होगा, -7x = इधर 2 है, अब ये इधर जाएगा तो बेटा किस में होगा, माइनस में, तो यही -10। ठीक, अब आप जैसे कि 8th क्लास में है तो मुझे प्लस माइनस नहीं सिखाने पड़ेंगे आपको, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर चीज माइनस की ज्यादा होती है, अगर कोई वैल्यू माइनस की ज्यादा होती है तो आंसर किसका आता है बेटा, माइनस का ही आता है। ठीक है, तो 5x - 7x यानी बेटा आ गया आपका -2x = अब 2 - 10 है तो माइनस का ज्यादा है, और ये प्लस का है तो माइनस का साइन आएगा, और 10 में से 2 गया तो बेटा 8। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, अब क्या बचेगा, सिर्फ आपके पास 2x = 8। अब यहां से x = क्या आया, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, यानी 8/2 दैट इज 4, सो x = 4। ये तो इक्वेशन ऑन बोथ साइड क्या होगा, यहां खत्म होता है। अच्छा, अब इसमें एक टॉपिक और है आपका, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं कि आपने कई बार पढ़ा होगा कई जगह पे भी, और शायद मैं 7th क्लास में भी आप लोगों को ये चीज बता चुका हूँ कि मल्टीप्लिकेशन में क्या है, कोई क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड जो मैंने बताया था वही बेटा इसमें लगेगा। ठीक है, तो क्या है, बाय मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में हम लोग क्या करते हैं, जैसे a/b = c/d दिया, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम कुछ नहीं, बेटा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a का मल्टीप्लाई d का, b का मल्टीप्लाई c में। एक चीज याद रखो कि हमेशा डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर नहीं करना, ऐसा मत करना कि a का d में करो तो आप इसे नीचे लिख दो, हमेशा d ऊपर ही आएगा इसके, तो a और b = c × b, ये आएगा। ठीक है, ये होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लिया मैंने, 3x + 2 / 2x + 1 = 5/7। अब आपको ये सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कर दो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 7 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करना है, 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करना है। इसका मेथड आप जानते होंगे कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, चलो मैं एक रिवाइज कर दे रहा हूं आपको। जैसे आपका 2x + 3 दिया है, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करना है बेटा 5 से, तो क्या करेंगे, इसका ये मेथड होता है, ये आपको पहले से जानना चाहिए, लेकिन जैसे नहीं आपको फिर एक अगर आप पहले करेंगे 5 का मल्टीप्लाई 2x में, फिर
फिर बाद में करेंगे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 तो 5 into 2x दैट इज ये दोनों 5 into 2x प्लस का साइन आ गया बीच में 5 into 3 इट इज 10x प्लस 5 3 15 तो ये हो गया आपका इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ बेटा अगर माइनस होता, यहाँ अगर माइनस होता तो यहाँ पे भी क्या आ जाता, माइनस आ जाता। ठीक है, ये माइनस आ जाता है। तो अब क्या करेंगे हम, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि 7 का मल्टीप्लाई तो आपको करना है 3x + 2 और 5 का मल्टीप्लाई करना है आपका 2x + 2 में। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो 7 का मल्टीप्लाई जब आप इसमें करेंगे तो 7 3 जा 21x + 7 2 जा 40 = 5 2 जा 10x + 5 1 जा 5। हमने क्या किया, पहले मल्टीप्लाई इसमें किया फिर इसमें किया, और इसमें मैंने इसमें किया था पहले मल्टीप्लाई और फिर दूसरी डिजिट में किया था। तो 7 3 जा 21 7 2 जा 40 बीच में प्लस है तो इसलिए मैंने आपको क्या है प्लस लगा दिया। 5 2 जा 10x + 5 1 जा 5। अब देखो ये जो इक्वेशन है इसे हम पहले पढ़ चुके हैं, कैसे सॉल्व करेंगे ये सब मैंने यहाँ बता दिया है। तो ऐसे आप क्या है इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो देखो 21x ये इधर आएगा, वेरिएबल्स अलग करेंगे, कांस्टेंट अलग करेंगे, -10x = इधर 5 है तो बेटा इधर जाके ये हो जाएगा माइनस का -40। ठीक है, +40 इधर कर दो, माइनस का हो जाएगा। तो 21x - 10x यानी कितना बचा बेटा 11x = 5 - 40 कितना बचा 9। लेकिन याद रखो कि ये माइनस का ज्यादा है और प्लस का कम है तो साइन किसका आएगा बेटा माइनस का। सो x = -9/11 इज योर आंसर। ये था आपका मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस। ठीक है, इसमें एक लास्ट टॉपिक और रह गया है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। उसमें क्या है कि जितने भी मैंने आपको ये चीज बताई है, फॉर्मूलेस बताए हैं, इक्वेशंस बताई है कैसे बनाते हैं, बस उसमें वही चीज इंप्लीमेंट करते हैं और उसे हम बोलते हैं बेटा आपका वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, बच्चे वर्ड प्रॉब्लम से बहुत डरते हैं लेकिन बहुत सिंपल होती है बेटा वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम क्या है, आपको एग्जांपल लेके दे रहा हूं क्योंकि वो तो क्वेश्चंस है, आप तो करेंगे बेटा तभी निकल पाएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। हमें क्या करना है बेटा, वर्ड प्रॉब्लम का सबसे मेन पार्ट होता है कि उसकी इक्वेशन बनाओ। आप उस इक्वेशन को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं उसी के हिसाब से आपका आंसर डिपेंड करता है। अगर आपने एक बार इक्वेशन सही बना ली तो आपका डेफिनेटली आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल में ले लिया कि यू हैव गिवन 2 नंबर्स। ठीक है, आपको क्या है कोई भी 2 नंबर दिए हैं, मान लो a और b दिए हैं, इनका दोनों का सम कितना आ रहा है, मान लो 72 आ रहा है। और ये जो 2 नंबर दिए हैं वो दिए हैं बेटा मैंने आपको रेशियो। ठीक है, मैंने क्या किया कि कोई भी 2 नंबर दिए हैं रेशियो में 2x और 3x, ये दिए हैं आपका रेशियो में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालिए। हम लोग क्या करेंगे, देखो दोनों का जो एडिशन दिया है वो कितना दिया है 72, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये हमारा नंबर है क्या। तो क्या करेंगे 2x + 3x = बेटा आ गया आपका 72। एक डिजिट दी है आपकी 2x और दूसरी डिजिट दी है आपकी 3x। सो 5x, चलो इसे भी मैं 3 कर लेता हूँ क्योंकि बाद में थोड़ा काटने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया 3x, तो 3x + 3x हो गया बेटा आपका 6x = 72। सो x = कितना हो गया 72। अब ये मल्टीप्लाई में क्या आएगा डिवाइड, अगर यहाँ 5 आ जाता तो पॉइंट में निकल गया था। ठीक है, इसीलिए मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हो गया 12। सो x = हो गया आपका 12। अब इसका क्या करना है,
इसका क्या करना है कि हमें तो बेटा नंबर चाहिए थे ना, जो हमने ए और बी दिया था, हमें तो वो नंबर चाहिए थे। ए कोई ऐसा नंबर है जो 3x की फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, बी कोई ऐसा नंबर है जो 3x की फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। तो इन नंबर्स को हमें पता करना है कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। ठीक है, ए इक्वल्स टू आपका 3x दिया है और बी भी इक्वल्स टू 3x दिया है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 3 into x इक्वल्स टू आपका 12 आ रहा है, दैट इज 36, और देखो 3 into 12 इक्वल्स टू 36। अब ये बात याद रखो कि 36 प्लस 36 कितना हो गया बेटा आपका 72। पहले से ही 72 दिया था और इन दोनों को ऐड किया तब भी 72 इक्वल्स टू 72, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, ऐसे क्या आपकी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। जैसे मैं एक और आपको क्वेश्चन चलो बता देता हूं कि आपको जैसे x दो नंबर दिए गए हैं, दो नंबर दिए गए हैं, मान लो जैसे a और b दिया गया है, इनका दोनों का सम कितना आ रहा है 30 आ रहा है। ठीक है, जिसमें से एक है बेटा आपका a is 10 more than b। अब मैंने क्या लिख दिया कि आपको you have given a two number that is a and b whose the sum is 30 and मैंने एक कंडीशन लगा दी इसमें क्वेश्चन में कंडीशन क्या लगाया कि a की जो वैल्यू है वो b से 10 ज्यादा है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो a को हम क्या मान लेते हैं x, तो b क्या आएगा बेटा कि एक जो है 10 ज्यादा है b से, मतलब 10 प्लस x। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास मान लीजिए 5 चॉकलेट है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास 10 चॉकलेट है और आपने क्या बोला कि दूसरे लड़के से मेरे पास 5 चॉकलेट ज्यादा है, 5 चॉकलेट ज्यादा है मतलब उसके पास 5 होनी चाहिए तभी तो आपके पास 10 है ना। तो ऐसे ही सेम इसमें है, इसमें क्या है ये बोल रहा है कि मेरे पास क्या है b से 10 ज्यादा, तो x ये हो गया और b इक्वल टू कितना हो गया 10 प्लस x। अब इन दोनों का सम कितना है 30, तो x प्लस 10 प्लस x इक्वल टू 30, 2x हो गया बेटा, x प्लस x इक्वल टू 2x हो गया और ये कांस्टेंट उधर पहुंचाओ, 30 माइनस 10 इक्वल टू 20, तो यहां से x इक्वल टू 20 ओवर 2 यानी 10। ये सब मैं बता चुका हूं कि कौन सी डिजिट किधर जाएगी तो पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, सो x इक्वल टू 10। अब वो जो नंबर्स आए वो कौन कौन से आए, देखो a के पास तो था 10 और b के पास कितना था 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। ठीक है, मतलब क्या हुआ इससे 10 ज्यादा इसके पास आ गया। तो ये जितना भी आपका इसमें लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में जितना भी था बेटा आपका वो सब यहाँ खत्म होता है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने आपका क्लियर कर दिए। अब आपका काम है जितना हो सके, सबसे ज्यादा बेटा इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आती है, जितना हो सके आप वर्ड प्रॉब्लम लगाओ और जो मैंने आपको तरीका बताया है निकालने का, बोथ साइड्स, सिंगल साइड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इनसे आप जितने हो सके क्वेश्चंस लगाओ, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करो। हम लोग फिर मिलेंगे किसी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।